तो बच्चों सॉल्यूशंस चैप्टर तो हमने खत्म किया था, थियरी पिछले इसमें तो कंप्लीट कर दिया पहले ही। अभी आज हम लोग पहले क्या करेंगे, इसके लिस्ट ऑफ फॉर्मूले मैं आपको दे रहा हूँ सारे, एंड बेस्ड ऑन दोज लिस्ट ऑफ फॉर्मूले वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। एंड एज आई हैव मेंशन्ड बिफोर मेनी टाइम्स, केमिस्ट्री के जो हमारे न्यूमेरिकल होते हैं वो बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। यू नीड टू नो द कीवर्ड्स, ओके, कि आपको कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और उसमें जनरली एक ही अननोन रहेगा दैट यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन कॉलिगेटिव का लिस्ट ऑफ फॉर्मूले। ठीक है, यस in your textbook the chapter name is only solutions but actual name is solution and colligative properties. okay, पहले हम लोग लिस्ट ऑफ फॉर्मूले लिख लेते हैं। एमसीक्यू लेक्चर में भी मैंने ये सेम फॉर्मूला लिस्ट आप लोगों को लिखवाई है। यू कैन ऑलवेज राइट इट अगेन, इट इज़ फॉर योर रिविजन। 2 बार लिखने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, इनफैक्ट आपका रिविजन ही होगा। ठीक है, तो ये सवाल मत करना सर एक बार लिखा है तो फिर से लिखना चाहिए क्या, ऑफ कोर्स लिखना चाहिए। ठीक है, चलो पहला क्या है फॉर्मूला, पहला हमारा है नंबर ऑफ मोल्स। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। एन इज नंबर ऑफ मोल्स विच इज गिवन मास अपॉन, ये तो मोल कॉन्सेप्ट में किया था ना क्लास 11 में बच्चों, सबसे बेसिक फॉर्मूला ये, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट, जिसको हम लोग W बाय कैपिटल M भी लिख लेते हैं, वेर N इज नंबर ऑफ मोल्स। यस, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है बच्चों, सेकेंड देखें, परसेंटेज बाय मास क्या है, परसेंटेज बाय मास। अब परसेंटेज ऑफ मास को आप सिग्निफाई कैसे करते हो या सिंबलाइज कैसे करते हो, आप लिखते हो W बाई W परसेंटेज। कैसे लिखते हो, W बाई W परसेंट। ठीक है बच्चों, when you write W by W basically means percentage by mass और percentage by weight। इसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ गिवन कंपोनेंट। नाउ व्हाट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, 2 होते हैं ना, तो मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन क्या होगा, लॉजिकली सोचो, अपॉन टोटल मास होगा ऑब्वियसली, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज है ना, तो इंटू 100, यानी कि एक कंपोनेंट का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। क्लियर, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। कैसा लिखेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम बच्चों, V बाय V परसेंटेज लिखेंगे, करेक्ट, V बाय V परसेंट। यहां पर क्या आएगा, अगेन आप कोरिलेट करके देख सकते हो, बहुत सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, यस, अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100। सिंपल बात हो गई। ठीक है, ये इतना परसेंट में है। ठीक है, उसके बाद था हमारा 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बट बहुत सिंपल फॉर्मूले, जो हमने क्लास 11 में भी किया हुआ। एक है मोलारिटी। मोलारिटी क्या था बच्चों, मोलारिटी वाज कैपिटल M, है ना, इज N बाय V। अच्छा, सॉल्यूशन कॉलिगेटिव के जब हम लोग ये लिखते हैं, क्या बोलते हैं, ऑल द फॉर्मूले, मैंने आपको एक चीज़ बहुत बार बताई है, बट आई होप ये सबको याद होगी। रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर, क्या था, रिमेंबर 1 फॉर 1 लिखते हैं उसका मतलब क्या है, 1 लिखते हैं उसका मतलब क्या है, और 2 लिखते हैं उसका मतलब क्या है। 1 का मतलब क्या, 1 फॉर सॉल्वेंट एंड 2 फॉर सोल्यूट।
ये अगर भूले तो ये सारे फॉर्मूले बेकार, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे और गलत जगह गलत चीज लिख दोगे। सॉल्वेंट इज 1, सोल्यूट इज 2। सॉल्वेंट बड़ी क्वांटिटी में होता है, सोल्यूट छोटी क्वांटिटी में होता है, पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मोलैरिटी, अब नॉर्मली क्लास 11 में हमने पढ़ा था मोलैरिटी इज N/V, यस, बट स्पेसिफिक टू दिस चैप्टर व्हाट इज द स्मॉल चेंज दैट आई विल मेक? विल आई राइट N और N1 और N2? क्या लिखूंगा मैं स्पेसिफिकली? मुझे क्या चाहिए मोलैरिटी, मतलब मुझे कितना सोल्यूट है उस पूरे मिक्सचर में, उस पूरे सॉल्यूशन में, ये चाहिए ना। तो N2/V लिखूं? समझ में आई बात सबको? N2/V, वेयर N2 इज व्हाट? N2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मैं हर एक चीज आपको डिटेल में लिख के दे रहा हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या एंटायर सॉल्यूशन? एंटायर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, पूरा वॉल्यूम है, सिर्फ सॉल्वेंट का नहीं है, पूरा वॉल्यूम। किसमें? कौन से यूनिट में? लीटर, यानी कि DMQ। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या होगा? ऑब्वियसली मोलैलिटी होगा। देखो नेक्स्ट क्या है? मोलैलिटी। ये N2 अपॉन क्या होगा? W1। समझते हो W1? क्यों W1? क्योंकि N2 तो सेम है, N2 तो सेम ही हो गया ना, पर जो W1 है वो क्या है बताओ? गिवन मास ऑफ व्हाट? सॉल्वेंट इन ऑब्वियसली अगेन क्या? स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसमें मेजॉरिटी बच्चे गड़बड़ करके आते हैं, सिली मिस्टेक करके आते हैं, जब मोलैरिटी देख रहे हो तो पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम देखेंगे, यस, और जब मोलैलिटी देख रहे हो तो सिर्फ सॉल्वेंट का मास देखोगे, पूरे सॉल्यूशन का देखोगे क्या? नहीं, ओनली सॉल्वेंट का। क्या ये बात क्लियर हुई? काफी सिंपल। Then you have mole fraction, very popular one, huh? We know this, na? Mole fraction is very popular, very important, very popular. Mole fraction, mole fraction of a given component. किस तरह से लिखा था हमने? x1 और x2। x1 क्या था बच्चों? N1 अपॉन N1 अपॉन N1 प्लस N2 और N2 अपॉन N1 प्लस N2, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइदर सोल्यूट और सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ। क्या इसको मैं परसेंटेज में लिख रहा हूं? नहीं, मैंने इंटू 100 नहीं किया, ध्यान से देखो। तो ये सिर्फ फ्रैक्शन है, ये इंटू 100 नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक जो छोटा सा नोट अपन हर बार करते हैं, फिर से करेंगे, क्या? x1 प्लस x2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, है ना? x1 प्लस x2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्या ये बात क्लियर हुई? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला सॉल्वेंट के लिए अलग, सोल्यूट के लिए अलग। नेक्स्ट था हमारा राउल्ट्स लॉ एक्सप्रेशन। क्या था? राउल्ट्स लॉ एक्सप्रेशन क्या बोलता है? राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन, the statement itself has derived the expression for us. P1 is P1 not x1. P1 is P1 not x1, where P1 is vapor pressure of solution. Can I also call it final vapor pressure? बोलो हाँ कि ना? मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद P1 नॉट ये वर्ड से क्या पता चला था आपको? प्योर सॉल्वेंट। किसका? प्योर सॉल्वेंट, मतलब सोल्यूट नहीं डाला है अभी, आपके पास सिर्फ सॉल्वेंट है, अभी सॉल्यूशन यानी कि मिक्सचर नहीं बना है। क्लियर? और x1 क्या है ये तो आपको पता ही है ना बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ
बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। P1 is P1 not X1. अच्छा, कैन आई ऑल्सो राइट और P2 is P2 not X2, है ना। P1 is P1 not X1, P2 is P2 not X2, P3 is P3 not X3। राउल्ट्स लॉ यही तो बोलता है कि वेपर प्रेशर अगर किसी सॉल्यूशन का चाहिए तो उसका फाइनल वेपर प्रेशर कैसा है, उसका इनिशियल वेपर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, है ना। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से भी कंफर्म किया गया है, ठीक है। तो आप दोनों लिख सकते हो। अच्छा, आपकी एनसीईआरटी अगर गलती से आपने एनसीईआरटी खोल दी तो उसमें ए और बी दिया है, 1 and 2 नहीं दिया। ये मैंने पहले भी क्लास में बोला था, आपके एनसीईआरटी की बुक्स में 1 and 2 की जगह क्या दिया बच्चों, ए और बी दिया हुआ है ना। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी, पहला था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। 4, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट 4 जो है हमारे मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की फॉर्मूले लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव मतलब एज कंपेयर टू ओरिजिनल, सबको मालूम है। तो चेंज यानी कि डेल्टा पी, कंपेयर टू ओरिजिनल यानी कि ऑब्वियसली P1 नॉट। यस, इनिशियल कितना था, P1 नॉट था, इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला बच्चों, W2M1 अपॉन W1M2। आपको अच्छी तरह ये मालूम है W1, W2, M1, M2 क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एंड मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। क्या ये बात क्लियर है। वेयर डेल्टा पी क्या है, P इनिशियल माइनस P फाइनल। क्यों, क्योंकि लोअरिंग हो रहा है ना, है कि नहीं। तो P1 नॉट माइनस, क्या ये बात ठीक है, समझ में आई। ध्यान से देख ले। तो ऐसे केस में जब लोअरिंग हो रहा है यहां पे, तो आप इनिशियल माइनस फाइनल लो। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑब्वियसली एलिवेशन ऑफ क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यस, इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू W2 अपॉन M2 W1। तो क्या इसमें मेरे को मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट से फर्क पड़ता है, पूरे इक्वेशन में कहीं पे भी M1 दिख रहा है आपको, नहीं है ना। वेयर KB is known as, what is the name for KB, very important, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम है इसका, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। कहां से आया मोलाल वर्ड, मोलाल वर्ड आया यहां से, क्योंकि ये मोलालिटी से मल्टीप्लाई करके आता है, m स्मॉल m मोलालिटी। W2 बाय M2 इंटू W1, ये पूरा जो है ये स्मॉल m है, यानी कि
मोलैलिटी। यहां पर नोट क्या करना है आपको, बताइए बच्चों, नोट क्या करनी है आपको बात कि यहां पर जो डेल्टा टी बी की वैल्यू आप लेंगे वो क्या होगी, वो टी बी, वो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट माइनस इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट होगी। कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एलिवेशन हुआ है भाई, बढ़ा है, तो फाइनल वाला इनिशियल से ज्यादा होगा, सीधी बात है। चलो नेक्स्ट देखें, 10th वाला, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सेम वे पैरेलल तरीके से अपन लिखते हैं, डेल्टा टी एफ इज के एफ इंटू W2 अपॉन M2 W1, where KF is क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट, सिंपल। अच्छा, दिस कैन ऑल्सो बी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। वापिस वर्ड आया मोलाल से। यहां पर नोट क्या करना है बच्चों, बताइए? डेल्टा टी एफ यानी कि चेंज जो है कैसे मेजर करोगे, वो आप इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट करोगे। क्यों? क्योंकि इनिशियल वाला ज़्यादा है, फाइनल वाला कम है। सिंपल बात है। कितना इजी है ये, मतलब इस तरह से हम लोग लॉजिकली करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाता है चैप्टर। ठीक है, बस लास्ट दो हैं। तो दिस वाज योर नंबर 10th। या नेक्स्ट है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। सबको मालूम है ऑस्मोटिक प्रेशर, वेरी इजी। इसको मैंने 2 लाइन में आपको डिराइव करके भी दिया था। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे मैंने पी की जगह क्या लिखा था, पाई लिखा था, याद है? पाई इज इक्वल टू CRT, वेयर पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। बोलो हाँ कि ना? एंड C was concentration, बट कॉन्सेंट्रेशन के बहुत सारे टर्म्स है ना, मोलैरिटी है, मोलालिटी है, मोल फ्रैक्शन है। कौन से टर्म्स में लिख रहे हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन? ये मोलैरिटी के टर्म्स का कॉन्सेंट्रेशन। बहुत ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? ये मोलैरिटी के टर्म्स का कॉन्सेंट्रेशन है। हाउ डू आई राइट मोलैरिटी? थोड़ी देर पहले अभी किया ना, N2/V, N2/V लिख सकते हैं। और N2 को मैं कैसे लिखूंगा बताओ? W2/M2 गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मैं पाई को ऐसे लिख सकता था ना, W2/M2VRT। क्लियर बात? ऐसे भी लिख सकता था, सिर्फ मैंने मोलारिटी को चेंज करके नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम कर दिया। तो एक और फॉर्मूला मिल गया मुझे। इसमें नोट क्या करेंगे? क्या नोट करना है इसमें? इफ टू सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या लिखा? इफ टू सॉल्यूशंस हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दे आर, कैसे है वो? दे आर आइसोटोनिक। क्या है वो? दे आर आइसोटोनिक। इफ नॉट,
then higher is equal to hypertonic and lower is equal to हाइपोटोनिक। क्या ये बात क्लियर है? यस। Okay, and the last is obviously Van't Hoff factor and degree of dissociation. Van't Hoff factor I is equal to observed change in colligative property upon theoretical change in colligative property. Observed change upon theoretical change, O by T, Van't Hoff factor यानी कि I. And the last, not very important but ठीक है, last formula, इसके ऊपर हार्डली कभी क्वेश्चन आया है, is the degree of dissociation. What is the degree of dissociation? यानी कि अल्फा. अल्फा इज I minus 1 upon n dash minus 1. n dash, हाँ, n dash, where I is what? Van't Hoff factor. I क्या है? Van't Hoff factor है. और n dash क्या है? ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स. इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता जनरली, बट एक्स्ट्रा लिख के रखो, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स. इसके ऊपर क्वेश्चन एमसीक्यू में आया था रिसेंटली बोर्ड्स में कि फॉर्मूला क्या है, हाउ इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिलेटेड टू Van't Hoff फैक्टर, ऐसा आया था. आई थिंक एमसीक्यू क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर कुछ आया था. उसके अलावा ये जो 12 हमने फॉर्मूले लिखे हैं, ये इस चैप्टर के सारे मेजर फॉर्मूले इसमें कवर हो जाते हैं. अब ये सारे फॉर्मूला यूज करके हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करें. ठीक है बच्चों? लेट्स आल्सो इंक्लूड हेनरीज लॉ. ठीक है, अब इतना सारा लिखा है तो हेनरीज लॉ लिख ही लेते हैं. हेनरीज लॉ क्या बोलता है? S इज इक्वल टू KH इंटू P. S इज solubility of what? Of gas. P is pressure of gas और KH क्या है? Henry's constant for the ठीक बात है, Henry's constant for the gas KH. ठीक है, let's start with the exercise questions, MCQs as we always do. पहले MCQs करेंगे, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे. चलो, पहला क्या बोलता है? वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 2 moles ऑफ सोल्यूट इन 2 moles ऑफ वाटर, वेयर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 24 mm ऑफ Hg. तो वो बोल रहा है 2 moles है सोल्यूट का, 2 moles है पानी का, प्योर वाटर का 24 mm Hg है, तो इसका सोल्यूशन का कितना हुआ, ये सवाल है. देखो फर्स्ट वाला देखो, बहुत ही आसान, कितना ईजी है ये. P1 नॉट आपको दिया है 24, आपको x1 निकालना है, मोल फ्रैक्शन. कैसे निकालोगे? आपको बोला है 2 मोल पानी है, टोटल 4 मोल है, 2 मोल सोल्यूट 2 मोल सॉल्वेंट. देखो तो टोटल 4 मोल, मतलब x1 विल बी 2/4. तो P1 विल बी P1 नॉट x1 यानी कि 24 इंटू 2/4, तो आंसर आ जाएगा 12.
यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन इज, हाँ इजी, व्हाट इज रॉन्ग विद ए, बी एंड डी? हाँ वो वर्ड्स उन्होंने नहीं लिखे ना, सिर्फ वेपर प्रेशर लिख दिया, नहीं उसका वेपर प्रेशर का लोअरिंग लिखना चाहिए था। सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया, नहीं भाई उसका क्या लिखना चाहिए था, एलिवेशन लिखना चाहिए था, है ना। फिर साथ में वो लोग ने आई थिंक सो क्या लिखा, फ्रीजिंग पॉइंट, उसका डिप्रेशन लिखना चाहिए था। तो आंसर ऑब्वियसली क्या है, सी, यानी कि ऑस्मोटिक। वेरी क्लियर सिंपल क्वेश्चन। इन कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, अभी फॉर्मूला लिस्ट में लिखवाया ब्रैकेट करके, सी लिखते हो लेकिन एक्चुअली क्या मीन करते हो, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट। मोलारिटी, दैट इज ऑप्शन ए, सिंपल है ना। अच्छा, व्हाट इज एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट? एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट जब होगा मोलारिटी के हिसाब से होगा कि मोलालिटी के हिसाब से होगा? एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या लगता है? molality. Why? Because in the formula we've written small m. So tell me the answer. A, B, C, D, fourth का A, B, C, D, 1 small m यानी 1 मोलाल, ऐसा लिख दो यहाँ पे बाजू में, मोलाल, मोलाल, ठीक है, ऑब्वियसली बिकॉज मोलाल के हिसाब से ही आप उसको डिफाइन करते हो। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन ऑब्वियसली नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। डज इट डिपेंड ऑन नेचर? नको रे बाबा, डिफिनेशन क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन कैसे किया था? डिपेंड्स ऑन नंबर, डज नॉट डिपेंड ऑन, रटवा दिया ये आप लोगों को, है ना। तो आंसर आएगा, क्या ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, क्वेश्चन 6, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन सॉल्वेंट, इज दैट ट्रू? नो, वेपर प्रेशर इज लोअर। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर देन सॉल्यूशन, मतलब एलिवेशन हुआ। यस, ऑब्वियसली आंसर बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज लोअर, नो, ऑस्मोसिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बॉइलिंग पॉइंट बी, ध्यान से देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर देन, सिली मिस्टेक नहीं करना है, सिली मिस्टेक नहीं करना है बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। जब भी वो आपको करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट देता है ना, वो आपको बीच में नेगेशन डाल के कंफ्यूज करेगा, समझे? तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना है आपको, क्योंकि वही तो ट्रिक है, वही तो उसमें गेम है पूरा, सिली मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। ऑस्मोसिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर होती है। तो ऑब्वियसली बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अ लिविंग सेल कंटेन्स अ सॉल्यूशन व्हिच इज आइसोटोनिक। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया आइसोटोनिक का मतलब क्या है बच्चों, जिसका क्या होना चाहिए, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए, है ना। तो अ लिविंग सेल कंटेन्स अ सॉल्यूशन व्हिच इज आइसोटोनिक विद 0.3 मोलार शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। व्हाट ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्स व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन 0.1 मोलार KCl सॉल्यूशन एट बॉडी टेम्परेचर। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन वाज 0.3 एंड न्यू कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1। क्या ये बात समझ में आई? राइट, हाँ। तो कैसे करेंगे सॉल्व, चेक करो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बच्चों अपन क्या करेंगे, देखो सिंपल चीज है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है पाई इज इक्वल टू CRT। ये तो फॉर्मूला तो पता ही है सबको, आपको मालूम है। पर उसका कॉन्सेंट्रेशन, अब आपको ये कंफ्यूजन है कि मैं C1 लूं कि C2 लूं, है ना। पहले C1 यानी कि 0.3 दिया और बाद में 0.1 दिया, बरोबर है बच्चों। तो ऐसे केस में जब आपको दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन एक ही सॉल्यूशन के लिए दिए ना, एक ही क्वांटिटी के लिए दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन दिए, तो आपको डिफरेंस लेना है। तो आप क्या करेंगे, C1 माइनस C2 मतलब 0.3 माइनस 0.1, समझे बात? इजी तरीका, कितना डिफरेंस लेना, मतलब कि पहले 0.3 था अभी 0.1 में आया,
डिफरेंस कितना आया 0.2 का। आर की वैल्यू क्या लेंगे बच्चों 0.082 और टेम्परेचर कितना है ध्यान से देखना, कितना टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसको ऐड करेंगे 273 कितना होगा 310 केल्विन 310 केल्विन। आ गया आंसर, देखो 0.2 इंटू 0.082 इंटू 310, ठीक है। तो 31 इंटू 2 करो 62 और इंटू 0.08 कितना आएगा 62 इंटू 0.08। कैलकुलेशन करके देखते हैं 0.2 इंटू 0.082 इंटू 310, yeah, it will be 5.08, it will be 5.08, that will be your answer, ठीक है बच्चों। सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे तो 5.084 आता है, ये तो ठीक है। हाँ, ऑल्सो वन मोर थिंग वेयर दिस इज टू मच फॉर एन MCQ, फॉर अ 1 मार्क MCQ फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये बकवास है, ठीक है, बट ओवर थिंकिंग है, बट फिर भी बता देता हूँ। आप जब शुगर को कंसिडर करोगे तो इसका डिसोसिएशन नहीं होता, तो इसमें वेंटो फैक्टर आपका 1 है, मतलब एक मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल ही रहेगा। और जब KCl लोगे तो इसका वेंटो फैक्टर 2 हो जाता है, तो वो 0.3 इंटू 1 माइनस 0.1 इंटू 2 हो जाएगा। सो देन द होल थिंग विल बिकम हाफ, देन द आंसर विल बिकम D। हाँ, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना। अगर ये सेम क्वेश्चन आपके किसी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में आता है, स्पेशली अगर JEE वगैरह में अगर देखें हम लोग 4 मार्क के लिए, तो इतना लंबा कैलकुलेशन का जरूरत है, ठीक है, नहीं तो दिस इज टू मच फॉर अ सिंपल। दिस इज सिंपलिस्टिक वे में आपको क्या करना है, डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन इंटू वैल्यू ऑफ R इंटू वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, सिंपल। R की वैल्यू को ध्यान से लिखना, क्योंकि R की वैल्यू आपके इस यूनिट पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, और R की वैल्यू अगर आप गलत करोगे तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 7.65 atm at 310 Kelvin, obviously. An aqueous solution of glucose isotonic with blood has the percentage by volume of. Now tell me what is the formula for glucose बच्चों। फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज क्या है, तो C6H12O6, बरोबर है। अच्छा, ग्लूकोज जो है वो क्या बोलते हैं अपना, डिसोसिएट होता है कि नहीं होता है ज़्यादा, नॉट टू मच, वाई, बिकॉज इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और हमने ये तो क्लियरली किया हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा जल्दी डिसोसिएट नहीं होते। अच्छा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, ध्यान से क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, देखो, take 10 seconds, think. Have they given you osmotic pressure? Means they've given you value of what? Pi. They've given you 310 Kelvin. Means they've given you temperature. है ना? And what have they asked you to find? Percentage by volume ढूंढने को बोले। अच्छा, अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो R की वैल्यू आप क्या लेंगे, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। अगर कुछ मेंशन नहीं किया होता तो आप 8.314 लेते, पर क्वेश्चन में पहली लाइन में 7.65 atm, तो R की वैल्यू, हाँ, R की वैल्यू 0.08। ये यहाँ पर सिली मिस्टेक होती है, जब आप आके हमेशा मुझे बोलते हो ना सर मुझे आंसर आता था यार, मैंने सिली मिस्टेक किया, वो ये सिली मिस्टेक होती है ना, तो ध्यान देना। क्या करेंगे हम लोग, R की वैल्यू फिर से 0.08। चलो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल है बच्चों। आपको जो ये है आपका क्या बोलते हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालना है, बोला क्या है, थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला लिखा था, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पाई, पाई इज इक्वल टू CRT, पर मैंने CRT को किस फॉर्म में लिखा था, और कन्वर्ट करके याद करो जरा, आपने लिखा है अभी W2 अपॉन M2V RT,
है कि नहीं? W2/m2V/T. And what is molarity basically? What is molarity basically? It is concentration by volume, है ना? It is concentration by volume. अच्छा, ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सबने बता दिया क्या था? C6H12O6. तो उसका मोलर मास निकाल सकते हैं आप लोग? कितना आएगा बताओ? 72, 12 और 16 6 96. कितना हुआ बच्चों? 180 हुआ. चेक कर लो. तो M2 मुझे 180 मिल गया, बोलो हाँ कि ना? M2 मुझे मिल गया 180. तो मेरे पास पाई की वैल्यू है, मेरे पास क्या बोलते हैं, M2 की वैल्यू है, मेरे पास R की वैल्यू है, मेरे पास T की वैल्यू है. बस माई जॉब बिकम्स वेरी वेरी ईजी. कैसे देखते हैं? I will keep W2/V on one side. I'll take pi into M2/R into T. अब आप बोलोगे W2/V क्यों लिखा? भाई कितना मास कितने वॉल्यूम में है, बस वही तो उसको चाहिए था. क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से. क्या दिए वैल्यूज फटाफट कर बताओ. 7.65. मोलर मास कितनी है? 180 अपॉन R कितना है? 0.082 है बच्चों. एंड 310 यानी कि आपका 310 इज योर टेम्परेचर. कैंसल. 0 0. क्या आएगा? कैलकुलेशन करो. लेट्स डू द अप्रोक्सीमेशन हियर बच्चों. अप्रोक्सीमेशन से, क्योंकि एक है 5, एक है 3 पॉइंट समथिंग, एक है 4.5, एक है 5.53. तो डी तो बहुत दूर हो गया. ए, बी और सी में से निकालना है ना अपने को. अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर ले. 7.5 कर लेता हूँ इसको मैं, टू 18 अपॉन 8 कर लेता हूँ इसको, और इसको 30 कर देता हूँ. ठीक है. 3 6 3 10 3 2 3 5 2/5. 2.5 3 2.5 2 2 cancel. 3/8 8 नहीं, close to नहीं आएगा आंसर. You have to do the exact calculation. Sorry, you'll have to do the exact calculation. इसमें approximation से नहीं चलेगा, क्योंकि आपका 4 point something और 5 point something बहुत close है options. So you have to do the multiplication, and when you do the multiplication, you'll get the answer as 5.41. Yes, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 5.41. मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर आ जाएगा. ठीक है. यू कैन क्रॉस वेरीफाई योर मल्टीप्लीकेशन, यू गेट द आंसर एज 5.41%. W2/V जो भी वैल्यू मिल रही है उसी का परसेंटेज फॉर्म में उसको लिखना. आंसर ए है. नेक्स्ट है आपका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. इजी क्वेश्चन. वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि भाई दोनों ऑप्शंस रॉन्ग है या दो ऑप्शन, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑब्वियसली उसके मार्क्स आपको मिलेंगे इफ यू अटेम्प्ट दैट आंसर. सो यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, यू मार्क एनीथिंग, यू विल गेट द मार्क्स. यू कैन ऑलवेज सेंड अ रिपोर्ट टू द बोर्ड कि भाई आपने ये जो क्वेश्चन डाला है इसमें कुछ गड़बड़ है. ठीक है बच्चों. यस, ध्यान से देखना. राउल्ट्स लॉ सीधा सीधा हमको बोलता है भाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू इट्स ओरिजिनल वेपर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन. सीधी बात है. तो ये करेक्ट हुआ. और अगर सॉल्वेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सोल्यूट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि एक्चुअली बी और डी दोनों करेक्ट हो सकते हैं.
मोर करेक्ट इफ यू आस्क मी एक्चुअली डी है, मोर करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो इफ यू हैव टू चूज वन देन यू मार्क डी, करेक्ट। समटाइम्स इट इज दैट यू फील दैट टू ऑप्शंस आर करेक्ट, बट मोर करेक्ट ऑप्शन को आपको मार्क करना है। काफी सिंपल बात, ठीक है। चलो लास्ट इसका एमसीक्यू देखते हैं, क्या बोल रहा है वो। प्रेशर कुकर, ए सिंपल है। प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम because boiling point is increased, heat is more evenly distributed, higher pressure crushes the food material। बकवास। Cooking involves chemical changes। क्या आंसर होगा? Obviously boiling point is increased। तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया तो वो ज्यादा टेम्परेचर तक वो हीट हो रहा है, वो जो फूड मटेरियल है, और इसलिए वो जल्दी जल्दी कुक हो जाएगा। ठीक है ना। इंडिया में अपने पास प्रेशर कुकर अपन बहुत यूज करते हैं, बहुत कॉमनली। नाउ डेज तो पीपल यूज दैट इलेक्ट्रिक पॉट ना, व्हाट डू यू कॉल दैट, इंस्टेंट पॉट। You must have seen rice cooker or instant pot where you just program it and then you leave it, it will cook the food on its own. But we use pressure cooker a lot, वो सीटी वाला, जिसमें boiling point बढ़ जाता है because of pressure, सीधी बात। अच्छा, उसके बाद है हमारा हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या है? कांस्टेंट दिया है 0.159। ओके, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.164। तो बहुत ही इजी है, तुमको पार्शियल प्रेशर भी दिया है और हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी दिया है ना। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, बताना। S इज इक्वल टू KH इंटू P। कितना दिया KH बच्चों? 0.159। प्रेशर कितना दिया बेटा? 0.164। अच्छा, तो 0.15 16 जा 256 होता है। आंसर आ गया ऑप्शन सी, सीधा सीधा। अब आप बोलोगे सर 16 से कहाँ से आया? मैंने अप्रोक्सीमेशन कर लिया ना, 0.16 इंटू 0.16, 16 का 256 होता है, बस डेसिमल शिफ्ट करो, आंसर आ गया। समझ गया बच्चों? 260 से सबसे क्लोज आंसर आपका 0.026। ज़्यादा माथाफोड़ी करना ही नहीं, सबसे ईजी क्वेश्चन। आप कैलकुलेटर से कंफर्म कर सकते हो, चाहिए तो आपका आंसर वही आएगा। आई होप ये सबको समझ में आया कैलकुलेशन। ये चैप्टर के एमसीक्यूज थोड़े से ट्रिकी हैं, इनको ध्यान से कर लेना, गड़बड़ नहीं करना। लास्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर यूरिया सॉल्यूशन विच हैज 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड 0.05 मोलर सुक्रोज। इजी है। नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है क्या? दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है क्या? क्या देखो, नहीं है ना, अलग अलग है। तो आइसोटोनिक कैसे हो सकते हैं भाई? ऑब्वियसली आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं, ऐसा ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यूरिया का कि ग्लूकोज का? यूरिया का। तो देखो, यूरिया हैज हायर, यूरिया इज हाइपरटोनिक, सुक्रोज वाला इज हाइपोटोनिक। ये सब तो सही है। आपको पूछा है उन लोगों ने इनकरेक्ट स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट। ऐसा नॉट को वो लोग ने चिल्ला के बोला आपको, नॉट करेक्ट है ना। वो भी आपको बोल रहा है कि भाई देख, मैं तेरे को ट्रिक कर रहा हूं, इसीलिए मिस्टेक मत करना। लाउडली बोला वो लोग, नॉट करेक्ट, सॉरी। चलो, अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर, टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन नंबर 8। आई थिंक ये डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इट्स नॉट अ सब क्वेश्चन। यस, राइट। नाउ just wait, let me check this question number. Yeah, question number 8. So you have fish that needs, fish generally, fish needs, there is one fish, or needs मतलब गोचू लोग इंग्लिश कब सीखेंगे? Fish need O2 concentration in water of at least 3.8 milligram per liter for survival. What is the partial pressure of oxygen above the water needed for the survival of fish, given that the solubility of oxygen in water at 0 degree Celsius and at 1 atm pressure is कितना?
2.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। ठीक है, चलो तो यहां पर क्या क्या इंफॉर्मेशन दी आपको। उन्होंने बोला सबसे पहली बात कि भाई ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 3.8 mg पर लीटर। यस। दूसरा उन्होंने बोला सॉल्युबिलिटी आपको दी हुई है 2.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर एट 1 atm, एट 1 atm प्रेशर, 0 डिग्री सेल्सियस भाड़ में गया नहीं चाहिए। ठीक है, एट 1 atm पार्शियल प्रेशर। और वो आपको क्या पूछ रहा है कि भाई what should be the partial pressure, what should be the partial pressure needed। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आएगा कि अच्छा 1 atm प्रेशर होता है तो 2.2 इंटू 10⁻³ मोल डिसॉल्व होता है 1 लीटर में। सही बोला मैंने? ऐसा वो बोल रहा है। और आपको पूछ रहा है भाई मेरे को 3.8 मिलीग्राम डिसॉल्व करना है 1 लीटर में, तो कितना प्रेशर चाहिए। इन शॉर्ट यही सवाल है उसका। क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये देख लो आपको सबको, फिर से देखो क्वेश्चन गिवन क्या दिया उसने आपको। गिवन उसने आपको बेसिकली उसने आपको दो केस सिनारियो दिया ना, केस 1 केस 2 सिनारियो दिया। यस बच्चों, केस 1 वो बोलता है आपको, ऐसे लिखो, केस 1 वो बोलता है पार्शियल प्रेशर यानी कि P कितना है 1 atm है। उस समय सॉल्युबिलिटी कितनी है 2.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर है। ठीक है, और केस 2 में वो आपको बोलता है रिक्वायर्ड सॉल्युबिलिटी और रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन इज कितना 3.8 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, और इसका आपको जो प्रेशर है वो ढूंढना है, और ये टेम्परेचर दिया है एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन तो यहां तक क्लियर हुआ सभी बच्चों को? ये प्रेशर पे ये सॉल्युबिलिटी थी, तो इतनी सॉल्युबिलिटी के लिए कितना प्रेशर चाहिए, ये वो पूछ रहा है। अब आप सोचोगे सर दोनों केस में सॉल्युबिलिटी तो दी नहीं है, एक जगह तो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और एक जगह सॉल्युबिलिटी दी है। कितने बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि सर केस 1 में तो सॉल्युबिलिटी दी है पर केस 2 में तो कॉन्सेंट्रेशन दी है। कितने बच्चे ऐसा सोच रहे हैं? तो आप ऐसा सही सोच रहे हो कि भाई ये भी तो दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। तो ध्यान से देखना, यहां पर मेरे को मोल पर लीटर में दिया है और यहां पर मिलीग्राम पर लीटर में दिया है। तो या तो मुझे इस मिलीग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर इस मोल को ग्राम में यानी कि मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो दोनों इक्वलाइज होंगे। पेजे में गया, क्या बोला मैंने? यूनिट का, दोनों का यूनिट मेरे को सेम करना है, तो या तो मोल को ग्राम करना पड़ेगा या मिलीग्राम को मोल करना पड़ेगा। बात अग्री कर रहे हो सब लोग? तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन सही मिलेगी, दोनों की सेम यूनिट्स में मिल जाएगी, फिर मेरे लिए काफी आसान हो जाएगा। अच्छा, आर वी टॉकिंग अबाउट द सेम गैस हियर? वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन ओनली ना। सो विल हेनरीज कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन बी द सेम? ऑफ कोर्स इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। हेनरीज कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी हेनरीज कांस्टेंट ओनली, है ना। तो आपको बताओ क्या बोला उसने? उसने ये पूछा पार्शियल प्रेशर रिक्वायर्ड, ये पूछा है ना, पार्शियल प्रेशर नीडेड वर्ड बोला है क्वेश्चन में, तो नीडेड लिखेंगे। क्वेश्चन क्लियर हो गया सब बच्चों को। अब जरा देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। तो सॉल्यूशन में भी दो पार्ट्स है, इसमें देखना बहुत इजी दो पार्ट्स है। केस 1 देख लो बच्चों, केस 1। फॉर केस 1 they have given me the solubility, they have given me the pressure. What can I find from this? Tell me. Can I find KH? KH for oxygen will be S by P. What is S here बच्चों? 2.2 into 10⁻³ अपॉन P कितना है बच्चों? 1 एटमॉस्फेयर। अभी ध्यान से देखना, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, ध्यान से देखना।
मेरे पास 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है विच इज 1.013 ATM और 1.013 बार. First of all, should I want to convert it into bar? Tell me this. तो मेरे को उन्होंने प्रेशर 1 ATM दिया है, सॉल्युबिलिटी दी है मोल पर लीटर. ठीक है, ये केस 1 हो. मैं ये KH का वैल्यू मेरे को मिल गया, KH का वैल्यू मेरे को मिल गया. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर फिश. कितना था? थ्री 3.8 मिलीग्राम पर लीटर. बच्चों 3.8 मिलीग्राम पर लीटर. नाउ कैन आई कन्वर्ट दिस इनटू मोल्स? यस और नो, टेल मी. हाउ? ये हो गया मेरा गिवन मास, बोलो हाँ कि ना. अपॉन मोलार मास करूं? आप बोलोगे हाँ बरोबर है ना, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए ना आपको, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास. व्हाट इज मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन? बोलो 32 ग्राम. अच्छा, ये मिलीग्राम में दिया था तो मैंने 10⁻³ ग्राम कर दिया. बात सबके भेजे में जा रही. बहुत छोटी छोटी ट्रिकी चीजें हैं इस चैप्टर के MCQs न्यूमेरिकल्स में, यहीं पे मिस्टेक होती है. ये नहीं करनी है, मिलीग्राम को ग्राम करना है. क्यों किया भाई मिलीग्राम को ग्राम? समझा ना, क्योंकि 10⁻³ ग्राम कर दिया, क्योंकि नीचे भी 32 ग्राम है. ठीक है, तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल, तो ये पर लीटर हो जाएगा. तो ये मोल पर लीटर में आ गया मेरा आंसर. अब देखो, ये भी मेरे पास मोल पर लीटर में था बच्चों, मोल पर लीटर पर ATM ऐसे था ना. सॉल्युबिलिटी पहले केस में मेरे को मोल पर लीटर में दी थी, चेक कर लो. अब सेकंड केस में भी मोल पर लीटर में आ गई. बोलो यस और नो. 3.8 डिवाइड बाय 32 और ऊपर क्या है 10⁻³. क्या ये बात आप लोग समझ गए? अब नाउ द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इजी. क्या है बताओ? सो फॉर केस 2 मुझे पार्शियल प्रेशर ढूंढना है. बताओ क्या आंसर है? S इज इक्वल टू KH इंटू P. तो P क्या होगा बेटा? S अपॉन KH. क्या आपको S मिल गया? हाँ. क्या आपको KH मिल गया? हाँ. सब्स्टिट्यूट 3.8 इंटू 10⁻³ अपॉन 32, the whole thing upon 2.2 इंटू कितना है 10⁻³. क्या ये बात समझ में आई बच्चों? इजी है ना. चलो कैलकुलेशन कर लें फटाफट. अच्छा, ये जो बॉटम में 2.2 है ये कहां जाएगा? ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा? श्योर? ऑफ कोर्स. तो ऐसे कर दूं? क्लियर? काफी आसान हो गया ना. क्या किया मैंने? 3.8 इंटू 10⁻³ अपॉन 32 डिवाइड बाय 2.2 इंटू 10⁻³ था, तो उसको डिवाइड कर लिया. क्लियर हो गई बात? बोलो हाँ कि ना. है ना. चलो अब कैलकुलेशन कर लें. इसमें तो आई थिंक लॉग की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को. डायरेक्ट कैलकुलेशन है. 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल. 38/32 इंटू 22, यही मेरा फाइनल आंसर आने वाला है. तो
38 मतलब 19 11 है ना, 19/32 इंटू 11। ये लॉग से करके देखते हैं। ऊपर मैंने क्या किया, 2 0 बढ़ा दिए। पूछो क्यों? क्योंकि जब आप लॉग कैलकुलेशन करोगे आपको जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो नंबर है, वो बार में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, और अगर वैसा नहीं करना है, आपको फालतू की कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, तो ऐसे ही रखना। चलो लॉग कैलकुलेशन कैसे करेंगे बताना, ये आप लोगों को सिखाया मैंने। एंटी लॉग ऑफ -19 माइनस log of 32 प्लस log of 11। बोलो हाँ कि ना? चलो वैल्यूज निकालेंगे बच्चों। log of 19 क्या आएगा? 1 पॉइंट। कैसे? 2 डिजिट है, देख लो। तो 1 पॉइंट। log of 19 क्या आएगा? log of 32 1 point something, log of 11 1 point something। everybody with me? चलो कैलकुलेशन करेंगे फटाफट। log 19 आपके स्क्रीन पे देखो, 2788। log of 32 देखो आपके इस पे क्या है बच्चों? 5051। आपके सामने स्क्रीन पे है ना वैल्यूज? 5051 राइट। log ऑफ 11 क्या है बच्चों? क्या है? 1.0414। यस, चलो। सो एंटी लॉग ऑफ 1.2788 माइनस कितना आता है ये? 1 और 4 5 प्लस 1 6 0 4 5 2 पॉइंट, यस 2.5465 करके देखो। 1.2788 माइनस 2.5465। 8 minus 5 3, 8 minus 6 2, 7 minus 4 3, 12 minus 5 7 और 0 minus 2 2 बार। बरोबर है बच्चों? 2 बार आएगा ना। तो देखो बच्चों, ये रहा आपका 732 यानी कि 5395 और 3 का भी डिफरेंस है 4 यानी कि 5399। और मैंने टेक्निक क्या बताई थी आप लोगों को एंटी लॉग लेते वक्त? फर्स्ट डेसिमल के बाद, फर्स्ट डिजिट के बाद हमेशा डेसिमल। 5.399 इंटू 10⁻⁻²। क्यों? क्योंकि 2 बार है। क्लियर कट, आपको आंसर सीधा सीधा आ गया। हमारा आंसर एग्जैक्ट आया है। बाय द वे ये मैं आपको बता दूं, ये पहले भी बताया है, आपका आंसर टेक्स्ट बुक से हमेशा 0.1 से डिफर क्यों करेगा? बिकॉज टेक्स्ट बुक में आंसर्स ये लोग ने जो दिए हुए हैं प्रिंट करके, ये कैलकुलेटर से किए हुए हैं, और आप किससे कर रहे हो? लॉग टेबल से। लॉग टेबल और कैलकुलेटर में हमेशा 0.1 का फर्क आपको आएगा। योर आंसर इज मोर एक्यूरेट, नॉट वरी अबाउट। ठीक है, तो आंसर हमारा आ रहा है 0.05399 एग्जैक्ट। यस, एटीएम में शुरू किया था, आंसर एटीएम में आ गया। ठीक है, आंसर आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेंगे। आई होप सब लोग लिख पाएंगे खुद से। क्या लिखेंगे आप? द पार्शियल प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द फिश टू सर्वाइव इज, है ना? ऐसा लिखेंगे ना बच्चों? रिक्वायर्ड फॉर फिश टू सर्वाइव is 0.0539 ATM। क्या ये सबको क्लियर हो गया? सिंपल बात है। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17 mm। वाटर बोला है तो प्योर सॉल्वेंट दिया है कि सॉल्यूशन दिया है? सोचो।
प्योर सॉल्वेंट दिया है कि सॉल्यूशन दिया है? वाटर बोला है ना, प्योर सॉल्वेंट मतलब सिंबल में क्या दिया आपको? चलो लिखो, गिवन साथ साथ लिखते जाओ। सिंबल के टर्म्स में अगर मैं लिखूं तो क्या बोलूंगा? P1 नॉट दिया है, बोलो हाँ कि ना। 17 mm Hg, you have to write it neat and clean अच्छे से, 17 mm Hg, P1 नॉट। ठीक है, वो पूछ रहा है व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग यूरिया इन 50 ग्राम वाटर, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है बच्चों? 50 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है? 2.8 ग्राम। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ कि ना। और ये सॉल्वेंट क्या आपका? वाटर है। और नहीं सॉरी, सॉल्वेंट क्या आपका? ये वाटर है। और ये क्या है आपका? W2, यानी कि सोल्यूट क्या है? यूरिया है। बस इतना ही दिया है ना इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में। और टेम्परेचर बकवास अपने को किसी काम का नहीं। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अपने किसी काम का नहीं। टू फाइंड, क्या बोला उसने? P1। फाइनल प्रेशर ढूंढने को बोला एक सॉल्यूशन का, बोला हाँ कि ना। यस। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे देखो जरा आप। डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 M1 अपॉन W1 M2। क्या हमें वाटर और यूरिया ये दोनों का मोलार मास निकालने में आसानी होगी? यस, ऑफ कोर्स, यू कैन डू इट इन योर स्लीप, इट्स दैट इजी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ मोलार मास ऑफ वाटर? टेल मी। एंड व्हाट इज M2? बिकॉज यूरिया है। यूरिया क्या होता है बच्चों? C डबल बॉन्ड O NH2 है ना। कितना होता है? काउंट करो जरा, सीधा सीधा दिख जाएगा आपको। यूरिया जो है वो होता है 60, काउंट करके देख सकते हो। कैसे पता? नाइट्रोजन 14, तो 14 14 28, कार्बन 12, कितना हुआ? 40, ऑक्सीजन 16, कितना हुआ? 56, और 4 हाइड्रोजन यानी कि 60। समझ में आया? बोलो हाँ कि ना। यूरिया का फॉर्मूला नहीं पता तो डूब मरो, पता होना चाहिए, सबको आना चाहिए। यूरिया का फॉर्मूला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, वोलर ने बनाया था, है ना। चलो, तो फॉर्मूला फॉर यूरिया मैंने आपके रेफरेंस के लिए साइड में लिख दिया है। ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। तो मुझे इन सब में सारी वैल्यूज दी हुई है, तो मैं डेल्टा P निकाल लूँ फटाक से कि कितना चेंज हुआ है? बोलो यस और नो। चलो आंसर लिख देते हैं फटाफट। W2 हमको दिया है 2.8, M1 हमारे पास है 18। कितना इजी हो जाता है ये। W1 हमारे पास दिया है 50 ग्राम पानी लिया था। M2 हमारे को दिया है 60 और ये है 70। क्या किया मैंने? P1 नॉट को मैं ये बाजू लेके गया, है ना, तो हो गया 70। डेल्टा P कितना हुआ देखो, लॉग कैलकुलेशन फटाफट। लॉग ऑफ 2.8 प्लस लॉग ऑफ 18 प्लस लॉग ऑफ 17। क्या ये बात समझ में आई? इस तरह से करना है। और प्रेजेंटेशन सही चाहिए मुझे, प्रॉपर। माइनस लॉग ऑफ 50 प्लस लॉग ऑफ 60। ठीक है बच्चों, यस, इस तरह से। चलो वैल्यूज निकालेंगे। नाउ आई नो मेनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि सर हम कैंसिल कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। ट्रस्ट मी, वो सब टाइम वेस्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको घूम फिर के कोई ऐसा डेसिमल या मल्टीप्लिकेशन नंबर आने ही वाला है। डू लॉग स्टार्टिंग से ही, दैट इज बेटर इन दिस केस। डोंट ट्राई टू सिंप्लीफाई इट और डू एनीथिंग एट ऑल। टेबल खोल के देखना ही है ना लॉग का, तो देख लो ना एक साथ ही। यस, 2.8 का आएगा
0.4472। फिर log 18 क्या आएगा बच्चों? 2553, 1.2553। कितना इजी है देखो, बहुत आसान लगेगा। 17 देखो 1.2304। सबको आ गया? ये इजी है। ये ऐसे कर दिया हमने। चलो log ऑफ 50 देखें 50 आपका log ऑफ 50 1.6990 और log ऑफ 60 कितना आएगा बच्चों? 7782। यस, देख सकते हो आपके स्क्रीन पे रहा, ये रहा वैल्यू। ठीक है, चलो कंप्लीट कर लें। इसका हम लोगों को टू प्लस 3 5 प्लस 4 9 7 प्लस 5 12 5 प्लस 5 10 13 1 2 to 4 4 8 9 2.9329. If I'm making some mistake in the calculation, please tell me. 2 9 plus 8 17 1 7 1 7 plus 7 4 given 3.4772 है ना। तो अपने को निकालना है बेसिकली एंटी लॉग ऑफ 2.9329 माइनस 3.4772। ठीक है बच्चों, चलो करेंगे फटाफट। क्या आएगा आंसर बताओ? नाइन माइनस 2 7, 12 माइनस 7 5, 12 माइनस 7 अगेन 5, 8 माइनस 4 4 और 1 बार, है ना। इट विल बी 1 बार। इसका एंटीलॉग निकालना है। किसका एंटीलॉग निकालेंगे? डेसिमल के पहले वाले या बाद वाले? वन बार 0.4557 है ना। ये रहा ना 45, फिर उसका ये रहा 5 2851 बराबर, और 7 का मतलब ये यहाँ पे ये वाला, तो मतलब 2856। तो आता है 2.856 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 0.2856। ये आया आपका किसका वैल्यू? डेल्टा पी का वैल्यू आया। तो ये आ गई आप लोगों की डेल्टा पी की वैल्यू। अब इजी है। व्हाट इज डेल्टा पी? डेल्टा पी वाज P1 नॉट माइनस P इज इक्वल टू 2856। बट मेरे को मालूम है कि P1 नॉट 17 दिया है, तो ये मेरा आंसर। कैसे? 17.0000। अच्छा, इसमें भी ना ओवर कॉन्फिडेंस में जाके गलती मत करना, एक्चुअली कैलकुलेट करके दिखा देना साइड में। 2856। ठीक है। एग्जामिनर को जो पेपर आपका चेक कर रहा है ना, पेपर एग्जामिन जो सुपरवाइजर जो भी है जो पेपर चेक कर रहा है, उसको गधा समझो। उसको हर एक चीज लिख लिख के दिखाओ कि देख बेवकूफ, ये रहा लिखा हुआ है, मार्क्स दे। ऐसे तब जाके मार्क्स देते हैं वो लोग। मतलब आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। ऐसा नहीं, मुझे भी आप गधा समझ के लिख के दिया करो आंसर। हाँ ठीक है, नहीं तो टीचर्स ऑफेंड हो जाएंगे कि क्या बोल रहा है। 10 - 6 is 4, 9 - 5 is 4। यहाँ पे 1 7 और 16।
तो 16.7144 mm ऑफ Hg आपका प्रिसाइज आंसर आता है, जबकि टेक्स्ट बुक में 16.17 दिया। एक मिनट, 7144 कैसे आएगा? 1744 आएगा ना घोचू। 7144 कैसे आ सकता है? 17 है कि 71? 71। तो आई थिंक टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग एरर है, फिर इसको चेंज कर लेना। ये प्रिंटिंग एरर है, प्लीज चेंज कर लेना, ये गलत है। अपना आंसर प्रिसाइज आया 16.71 mm ऑफ Hg। आई होप मैंने कहीं पे मिस्टेक नहीं की है कैलकुलेशन में, आई होप सो। 16.71 mm ऑफ Hg, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेना। ये सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं।